तो आज करेंगे बेटे हम रूसी क्रांति 1917 ईस्वी की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1917 ईस्वी में रूस में हुई क्रांति 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक महान घटनाओं में से एक है। इस क्रांति के पश्चात रूस में स्थापित की गई व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है। फिर भी एक यह महत्वपूर्ण घटना मानी गई थी जिसका प्रभाव केवल रूस तक ही सीमित नहीं था, अपितु इसने विश्व के सभी महाद्वीपों को भी प्रभावित किया था। इससे पूर्व 18वीं और 19वीं शताब्दियों में अमेरिका और फ्रांस में महान क्रांतियां हुई थी। फिर भी रूस की क्रांति का महत्व अलग है। अमेरिका की क्रांति 19वीं शताब्दी में अमेरिका और फ्रांस में महान क्रांतियां हुई। फिर भी रूस की क्रांति का अलग महत्व होने के कारण अमेरिका की क्रांति ने विश्व को उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का मार्ग दिखाया, तो फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया था। जबकि रूस की क्रांति ने एक शोषण रहित समाजवादी समाज की स्थापना का रास्ता दिखाया। लगभग सभी देशों में इससे प्रभावित होकर साम्यवादी आंदोलन चले। कई देशों में उन्हें सफलता भी मिली और वहां भी क्रांतियां हुई। इतना ही नहीं, इससे विश्व में समाजवादी विचारधारा प्रभावित हुई और अनेक जन कल्याणी योजनाओं को उन देशों के शासकों ने भी अपनाया जो इस विचारधारा के समर्थक नहीं थे, जो इसके प्रसार को रोकना चाहते थे। इस क्रांति का तत्कालीन कारण युद्ध के मोर्चे पर रूसी सेनाओं की पराजय तथा देश में उत्पन्न खाद्य एवं आर्थिक संकट था। लेकिन इसके मूल कारण रूस के इतिहास के गर्भ में दीर्घकाल से पनप रहे थे। भूमिपतियों व पूंजीपतियों का निर्मम शोषण तथा स्वेच्छाचारी शासकों की कठोर व दमनकारी नीतियां मुख्य तौर पर इसके लिए उत्तरदायी थी। इन नीतियों से पैदा हुआ असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया और युद्ध काल में तो भुखमरी फैल गई। यह असंतोष जन विद्रोह के रूप में फूट पड़ा और जनतांत्रिक व समाजवादी विचारों के संगठन व राजनीतिक दलों ने इसे संगठित किया और योजनाबद्ध ढंग से क्रांति के रूप में बदल दिया था। इस अध्याय में हम करेंगे रूसी क्रांति के कारण और इसकी घटनाएं और इसके परिणाम। रूसी क्रांति के कारण क्या रहे? फर्स्ट है हमारा निरंकुश शासन, कि रूस के शासक जार कहलाते थे। उनकी सत्ता निरंकुश थी, वे स्वयं को किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं मानते थे, सत्ता के दैवीय अधिकार में विश्वास रखते थे, संगठन बनाने, सभा करने, भाषण देने पर प्रतिबंध था, समाचार पत्र पत्रिकाओं पर कठोर नियंत्रण था, राज्य विरोधी या स्वतंत्रता संबंधी भाषण देने या लेख लिखने पर कड़ी सजा दी जाती थी। यहाँ तक कि जनता को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। विशेष उल्लेखनीय है कि एक और तो पश्चिमी व मध्य यूरोप के देशों में उदारवाद व संविधानवादी व्यवस्थाएं पनप रही थी। निरंकुश शासकों का अंत हो रहा था। साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मौलिक संयम इधर बड़े जन इधर सुसु कौन यार, इधर बैठ, थोड़ी देर इधर बैठ, इधर बैठ, इधर सॉरी बेटे। अभी हम करेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में स्वीकार किया जा रहा था, जबकि रूस में इनकी बात करना भी जुल्म माना जाता था। जार नियंत्रण प्रथम 1801 ईस्वी से 25 ईस्वी कुछ उदार नीति अपनाने की शुरुआत की थी उन्होंने, परंतु पोलैंड के विद्रोह तथा अन्य दमनकारी नीति का अनुसरण किया गया। निकोलसन प्रथम के बाद बना शासक अलेक्जेंडर द्वितीय विचारों से कुछ उदार अवश्य था। उसने रूस में कृषक दासों की ईसु इसकी कम वॉल्यूम कर, जमा जीरो बंद कर दूंगी इसने मैं।
निकोलस प्रथम के बाद बना शासक अलेक्जेंडर द्वितीय विचारों से कुछ उदार अवश्य था। उसने रूस में कृषक दासों की मुक्ति तथा कई अन्य सुधारों की घोषणा भी की, परंतु जमींदारों के जबरदस्त विरोध के कारण उसे भी पुनः प्रतिक्रियावादी नीति अपनानी पड़ी। इन्हीं दिनों में रूस में कुछ क्रांतिकारी गुप्त संगठनों का उदय हो रहा था, जो जार शाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आतंकवादी मार्ग अपनाए हुए था। ऐसे ही संगठन के एक सदस्य थे अलेक्जेंडर द्वितीय। उसकी मृत्यु 1881 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई थी। फलतः उसके पुत्र अलेक्जेंडर तृतीय ने और भी अधिक कठोर और दमनकारी नीति अपनाई और इसके पश्चात निकोलस द्वितीय ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। सेकंड है आपका किसानों की दयनीय स्थिति। कि कृषि प्रधान देश रूस में कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय थी। अधिकांश किसान भूमिहीन थे। भूमिहीन किसानों को जमींदारों की भूमि पर कार्य करना होता था और देश की अधिकांश जमीन पर जमींदारों का ही अधिकार था। प्रशासन में भी उनका वर्चस्व था। वह विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे, जबकि बहुसंख्यक किसान भूखमरी के भी शिकार थे। यूरोप के अनेक देश कृषि दासता से मुक्ति पा चुके थे, जबकि अलेक्जेंडर द्वितीय के समय देश में लगभग 4 करोड़ 50 लाख कृषि दास है, जो कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग थे। सन 1881 ईस्वी में अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दासता मुक्ति घोषणा के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत तक भी रूस की समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था और वास्तव में कृषक समस्या का बुनियादी कारण जमीन की कमी थी। रूस के कई प्रांतों में कृषक आंदोलन या कृषकों में असंतोष उग्र रूप धारण कर रहा था और हरकोन तथा पोल्टोवा में 1902 में हुए कृषक विद्रोह की मांगों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। क्रांतिकारी समाजवादी दल ने किसानों को संगठित किया और इस दल के नेतृत्व में अनेक आंदोलन हुए। 1905 में कई क्षेत्रों में जमींदारों की भूमि पर कृषकों ने जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट आपका मजदूरों का असंतोष कि रूस में औद्योगिकरण यूरोप के अन्य देशों की तुलना में बाद में शुरू हुआ था। विशेषतः इसमें कृषि अलेक्जेंडर तृतीय के शासनकाल में आई और औद्योगिकरण से श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। हजारों की संख्या में भूमिहीन किसान काम की तलाश में औद्योगिक केंद्रों में आने लगे। उद्योगपतियों ने उनकी मजदूरी का लाभ उठाकर उन्हें कम से कम मजदूरी पर अधिक से अधिक काम करने के लिए विवश किया। उद्योगपतियों ने उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर उन्हें कम वेतन दिया। उन्हें गंदी बस्तियों की तंग कोठरियों में रहना पड़ता था कि उनकी मजदूरी इतनी कम थी कि उनके लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया था। श्रमिकों को श्रमिक संघ बनाने और सामूहिक तौर पर अपनी मांगे रखने का कोई अधिकार नहीं था। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके बेटे। रूस में स्थापित हो रहे उद्योगों की एक विशेषता यह थी कि यह केंद्रित थे और एक ही स्थान पर श्रमिकों की संख्या अधिक होने तथा उनकी समान समस्याओं के कारण उनमें एकता की भावना भी शीघ्र उत्पन्न हो गई थी। इसी कारण 1902 और 3 में हड़तालों का सिलसिला शुरू हुआ। 1905 में पीटर्सबर्ग में मजदूरों ने विद्रोह करके अपनी सरकार बना ली और तत्पश्चात जार प्रशासन की नींद खुली। श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए और 1912 ईस्वी में स्वास्थ्य
एवं दुर्घटना बीमा अधिनियम बनाए गए, लेकिन अब तक श्रमिकों की जो वर्गीय चेतना इतनी बढ़ चुकी थी कि वह इन कदमों से संतोष करने वाले नहीं थे, अतः उनकी मांग सर्वहारा वर्ग के शासन की मांग बनती जा रही थी। फोर्थ है आपका बौद्धिक जागरण की क्रांति को सफल बनाने में प्रबुद्ध वर्ग की उल्लेखनीय भूमिका रही। यह वर्ग मानवतावादी तथा उदारवादी विचारों का पोषक था। इस वर्ग के लोगों ने सदैव जारों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और शोषित श्रमिकों व कृषकों को जागृत करने के लिए साहित्य रचा। मैक्सिम गोर्की का माँ उपन्यास क्रांतिकारियों के लिए बाइबल बन गया था। इसके अलावा चेरनीवसेवस्की, दास्तावास्की व अनेक साहित्यकारों ने अपने विचारों व रचनाओं से रूसी जनमानस को जागृत किया और इस प्रकार अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की भावना बौद्धिक जागरण से पैदा हुई थी। नेक्स्ट आपका समाजवादी विचारधारा का प्रसार कि बौद्धिक जागरण से रूस में उदारवाद व समाज सुधार की भावना बढ़ रही थी। साथ ही समाजवादी विचारों का भी प्रसार होने लगा था और सबसे पहले यहाँ पॉपुलिस्ट अथवा निरोधनिक लहर पैदा हुई। इसके प्रेरणा मुख्य तौर पर हर्जेन और चेरनेविस्की थे। यह दल आतंकवादी तरीकों को अपनाकर जमींदारों व उनके समर्थक शासक जार का तख्ता पलटना चाहते थे, किसानों को भूमि का मालिक बनाना चाहते थे। इसी आंदोलन के अंतर्गत 1881 ईस्वी में एक जार की हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद ऐसे संगठनों पर जबरदस्त कहर उठाया गया और इनकी गतिविधियों का संचालन कठिन हो गया। मार्क्सवादी विचारधारा आवाज चुप नहीं हो सकती, वो दरवाजा बंद कर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव रूस में 1883 से बढ़ने लगा था और मार्च 1898 ईस्वी में समाजवादी जनवादी पार्टी की पहली कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें विभिन्न मार्क्सवादी संगठनों को एकत्रित करके एक संगठित पार्टी बनाने का प्रयास किया गया था। सन 1902 में दूसरी कॉन्फ्रेंस के अवसर पर यह पार्टी दो दलों में विभाजित हो गई, बोल्शेविक और मेंशेविक। पहले दल का नेता था लेनिन, जो लड़ाकू, केंद्रीकृत और अनुशासनबद्ध सर्वहारा था। दूसरे दल का नेता प्लेखानोव व बार्तोव थे, जो मजदूर वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के सहयोग से देश में जनतंत्र स्थापित करना चाहते थे। 6 पॉइंट आपका गैर मुस्लिम जातियों पर अत्याचार कि रूस में यहूदी, पोल, फिन, उज्बेक, तातार, कजाक, आर्मीनियन आदि जातियों का सम्मिश्रण था। इनकी अपनी भाषाएं और धर्म थे, सभ्यता और संस्कृति थी। बहुसंख्यक रूसी लोगों को इन अल्पसंख्यक जातों से कोई हमदर्दी नहीं थी। अलेक्जेंडर प्रथम के समय से गैर रूसी जातियों के रूसीकरण की नीति को कठोरता से अपनाया गया। अलेक्जेंडर तृतीय के समय में फिनलैंड के स्वायत्ताधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया। 1898 ईस्वी में वहां की सेना में रूसी अधिकारी नियुक्त किए गए और नए नियम बनाए गए, जिनका वहां की जनता ने विरोध किया, लेकिन जार ने इसकी परवाह नहीं की। फिनलैंड का डाक विभाग रूस के साथ संलग्न कर दिया गया। वहां के स्कूलों में रूसी भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 1899 ईस्वी में की गई एक घोषणा के अनुसार फिनलैंड की संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी बिलों की रूपरेखा रूसी मंत्रिमंडल ने तैयार करनी थी। इससे फिनलैंड की विधानसभा की स्वतंत्रता को लगभग समाप्त कर दिया गया और इसी प्रकार कई स्थानों पर रूसियों ने हजारों यहूदियों को मौत की घाट उतार दिया। नेक्स्ट है जार निकोलस द्वितीय, दुर्बल, अयोग्य व स्वेच्छाचारी। कि जार निकोलस द्वितीय अपने पिता के समान कठोर एवं स्वेच्छाचारी शासन का पक्षधर था, परंतु वह दुर्बल और अयोग्य था। दृढ़ता का उसमें अभाव था, उसमें बौद्धिक चतुरता की भी कमी थी। शासन संचालन के लिए योग्य व्यक्तियों के चुनाव की क्षमता भी उसमें नहीं थी, जिससे उसके समय में
कुछ अयोग्य व्यक्तियों का शासन पर प्रभाव पड़ा। प्रशासन में जारीना अलेक्जेंड्रा का भूत प्रभाव था। जारीना एक रासपुटीन नामक साधु के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी और अतिशय पाखंडी या पाखंडी साधु करता धरता बना हुआ था। इसका क्या प्रभाव पड़ा कि इसका प्रभाव साम्राज्य के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हुआ था। गृह नीति तथा विदेश नीति दोनों स्तरों पर जार असफल हुआ और 1905 की श्रमिक क्रांति पर काबू पाने के लिए जार को कुछ सुधारों की घोषणा करनी पड़ी थी। नेक्स्ट आपका रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 कि साम्राज्यवादी होड़ के कारण रूस और जापान के बीच कटुता पैदा हो गई थी, जो 1904 और 1905 में युद्ध में बदल गई थी। इस युद्ध में हुई रूस की पराजय ने जार सरकार की कमजोरी तथा खोखलेपन को स्पष्ट कर दिया था। यूरोप के एक विशाल देश की एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजय के कारण रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी गहरा धक्का लगा और इससे पूर्व भी रूस के जारों की साम्राज्यवादी अभिलाषा के कारण रूस को युद्धों में धकेला गया। हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए। देश के लोगों को युद्धों के आर्थिक परिणाम भुगतने पड़े, परंतु युद्धों में जारों की सैनिक और प्रशासनिक कमियों व भ्रष्टाचार के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट है 1905 की क्रांति कि एक तरफ रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय निश्चित होती जा रही थी, तो दूसरी ओर जनता का विरोध भी बढ़ता जा रहा था। औद्योगिक नगरों में राजनीतिक हड़तालों का सिलसिला चल गया। सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग के कारखाने में हड़ताल शुरू हुई, जिसका नेतृत्व एक पादरी फादर गेपन कर रहा था। सोशल डेमोक्रेटिक दल ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया। कारखाने के मालिक ने मजदूरों की मांगों को अस्वीकार कर दिया। इससे सेंट पीटर्सबर्ग के सभी अन्य कारखानों के मजदूरों ने भी काम बंद कर दिया था। 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन फादर गेपन के नेतृत्व में हजारों श्रमिक अपनी मांगों को जार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक विशाल जुलूस के रूप में आगे बढ़ रहे थे। जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जुनून था, परंतु क्या हुआ कि जुलूस को रोकने के लिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और इसमें 130 लोग मारे गए थे। रूसी इतिहास में यह दिन खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के पश्चात ही श्रमिक आंदोलन देश के अन्य औद्योगिक केंद्रों में फैल गया था। अतः दमन के साथ साथ जार ने 30 अक्टूबर 1905 को विभिन्न प्रशासनिक सुधारों की घोषणा करके क्रांति की लपटों को शांत कर दिया और इस प्रकार यद्यपि यह क्रांति अपने व्यापक उद्देश्य में सफल नहीं हुई। संयम आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं तेरा ठह कर बगा दूंगी पैर। और मैंने क्या बका लेते तक कोई दरवाजा बंद करका, समझ में को नहीं आती तेरी यह बात। नेक्स्ट आपका तत्कालीन कारण कि क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां थी। युद्ध का मौलिक कारण साम्राज्यवादी देशों में उपनिवेश प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा था। रूस की अधिकांश जनता ऐसे युद्ध में प्रवेश के विरुद्ध थी। फिर भी अगस्त 1914 में जार ने रूस को युद्ध में धकेल दिया। युद्ध के प्रारंभिक काल में रूसी सेनाओं को कुछ सफलता मिली, परंतु बाद में प्राप्त युद्ध सामग्री और रसद ने न पहुंचने के कारण रूसी सेनाओं को लगातार पराजित होना पड़ा था। जो पराजय है उसकी सूचना जैसे जैसे जनता में पहुंची, उनमें असंतोष बढ़ गया और युद्ध रूस के लिए त्रासदीपूर्ण सिद्ध हुआ। लगभग 1 करोड़ 20 लाख सैनिक युद्ध मोर्चे पर लड़ने के लिए गए और जिनमें से 17 लाख मारे गए, लगभग 50 लाख घायल हुए। 25 लाख का कोई अता पता नहीं रहा, वो मरे या जीवित हैं या उनका मतलब एक्सीडेंट में कुछ मतलब युद्ध में कुछ टूटा फूटा है, मतलब इनका कुछ अता पता नहीं था। और युद्ध क्षेत्र से ही वापस लौटे सैनिक सरकार के विरोध क्रोध से भरे हुए थे।
युद्ध क्षेत्र में नहीं, देश की आंतरिक आर्थिक स्थिति भी सोचने हो गई थी। कृषकों की जो जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया था और इससे खेतों में काम करने वालों की भी कमी हो गई। यदि मजदूर सेना में नहीं जाते तो उनके पास सेना कम हो जाती, यदि सेना कम हो जाती तो वो युद्ध में वैसे हार जाते। परंतु क्या हुआ कि साथ में खेती में भी कमी आ गई और खेती में करने वाला कोई नहीं बचा था, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ आर्थिक रूप से। खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं का देश में अभाव पैदा हो गया और युद्ध काल में शासन का जो खर्च है वो पहले से 4 गुना अधिक हो गया, जिसे पूरा करने के लिए नए कर लगाए गए और मुद्रास्फीति का सहारा लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि रूस में कीमतें 1914 की तुलना में 1917 ईस्वी में 700 गुना बढ़ गई थी। ड्रूमा के सदस्यों ने जार प्रशासन की युद्ध नीति की निंदा की। इससे कोई सबक लेने की बजाय जार ने संस्था को भंग करके इसके सदस्यों को कारागार में डाल दिया और रूसी जनता का आक्रोश शिखर पर पहुंच गया। ये थे बेटा आपका रूसी क्रांति के कारण। क्लियर है सभी को या किसी को कोई डाउट है? हम्म हम्म हाँ हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, देखो आप डिवाइड का क्यों नहीं पता बेटे, क्लियर तो उन्होंने पूछ रखा है। उन्होंने देखो सोशलिस्ट सोशलिस्ट वाला अलग है आपका। इसमें बेटे आपके कार्ल मार्क्स की भी भूमिका आएगी साथ में। सोशलिस्ट में कार्ल मार्क्स की भूमिका आएगी जो मेरे पास है। आप को मैं सेंड कर दूंगी। हाँ जी मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। हम्म हाँ बेटे, कारण भी आएंगी, घटनाएं भी आएंगी और उसके प्रभाव भी आएंगे। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले प्रभाव आएंगे उसके बाद बेटा कुछ भी घटित हुआ हो वो आएगा। तिरताई ना बुलाइए, ईशा तिरताई ना बुला, तिरताई ना बुला। ओके ठीक है बेटे। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? और पूछना है किसी को? हम्म बेटे मुझे मिलेगा मैं तभी भेज दूंगी ना, मुझे अभी मिला नहीं है वो। आप एक हाँ आप ना लिख के सेंड कर देना मुझे, ठीक है। अरे मैं ये कह रही टॉपिक का नाम सेंड कर देना। क्या? नहीं अभी नहीं मिला बेटे, ठीक है। ये कर देता मैं